नमस्कार दोस्तों, आज मैं पाचन तंत्र को देखूंगा इस वीडियो में। आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र क्या काम करता है? पाचन तंत्र ऐसे क्या करता है दोस्तों? पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन की जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित पाचन कहलाता है। पाचन है, मान लीजिए भोजन है, उसके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है पाचन है जी, उसे कहते हैं पाचन। भोजन में पाचन की प्रक्रिया 5 पदों में पूर्ण होती है दोस्तों। कितने पदों में होती है? 5 पदों में होती है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वहीक्षेपण देख लीजिए एक बार और। 5 पदों में भोजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है दोस्तों। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वहीक्षेपण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र है ना जो मनुष्य का कितने भागों से? 2 भागों से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र है जी 2 भागों से, आहार नाल से मिलकर बना होता है और एक है जो पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। किससे? आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से। आहार नाल में क्या होता है ये देखिए, मुख होता है, मुख गुहा होता है, ग्रसनी होती है, ग्रसिका होती है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस जिसे गुदा कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? मुख होता है, मुख गुहा होता है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस या गुदा होता है। ठीक है, ये तो हो गए आहार नाल। अब इसमें एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये मुख में कोई पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में जाता है ना। इसमें ये क्या क्या भाग होते हैं इसके? इसमें जीभ होती है, दांत होते हैं, लार ग्रंथि होती है। मुख गुहा के भाग हो गए जीभ, लार और लार ग्रंथि। ठीक है, इसी प्रकार ग्रसनी के कोई भाग नहीं होता है, ग्रीसिका का कोई भाग नहीं होता। आमाशय के 3 भाग पार्ट हो जाएंगे, कार्डियक, फेड्रिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फेड्रिक और पाइलोरिक आमाशय को हो जाएंगे। छोटी आंत के इसी तरह है जे ग्रहणी, जेजुलम, इलियम छोटी आंत के हो जाएंगे। अब इस ग्रहणी को है जे डूडोनियम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डूडोनियम भी कहते हैं। अब इसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग हो जाएंगे दोस्तों। बड़ी आंत के सीकम, कोलेन और एक्टम। सीकम, कोलेन और एक्टम ये बड़ी आंत के हो जाएंगे। अब आगे देखता हूँ मैं। अब पाचन ग्रंथि है, पाचन ग्रंथियों को मैं एक एक को पढ़ूंगा, इनको बारीकी से एक एक को देखता हूँ मैं बाद में। अब पहले पाचन ग्रंथि देख लेता हूँ। पाचन तंत्र में कौन कौन सी पाचन ग्रंथि हो जाएंगी? एक तो हो जाएगा लार ग्रंथि, एक हो जाएगा लीवर जिसे यकृत भी कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। लीवर, यकृत या जिगर एक ही नाम है ये। और एक अग्न्याशय ग्रंथि होती है। अग्न्याशय ग्रंथि को पेंकिया ग्रंथि भी कहते हैं, पेंक्रिया ग्रंथि भी कहते हैं। और एक होती है जठर रस। अब एक नज़र दौड़ाइए इन पर, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? लार ग्रंथि है ना जो मुख गुहा में पाई जाएगी। कहाँ पर? मुख गुहा में। ये लीवर और अग्न्याशय ग्रंथि कहाँ पर पाई जाएगी? छोटी आंत में पाई जाएगी दोस्तों। कहाँ पर? छोटी आंत में। और ये जठर ग्रंथि है ना, ये जठर ग्रंथि ये कहाँ पर पाई जाएगी? आमाशय के अंदर पाई जाएगी। चलो मैं एक एक ग्रंथियों को देखता हूँ आगे। अब देखिए ये पाचन, ये डायग्राम समझ आ गया ना, तो आपके क्वेश्चन अधिकतर है जी इसी में से आते हैं। ये देख लीजिए एक बार डायग्राम को, एक बार निगाह दौड़ाइए। मुख हो जाएगा मुख गुहा, जैसे ये डायग्राम है ये नाम तक देखिए। मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गई, आमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई, और ये एनस गुदा हो गया। अब मैंने बताया था आपको मुख गुहा और ये ग्रसनी, ग्रसिका और ये लार ग्रंथि ये रही। देख मैंने कहा थी कि मुख गुहा में होगी, मुख गुहा में ये लार ग्रंथि बताई थी ये रही। अब ये आमाशय है, इसमें कार्डियक, फेड्रिक और पाइलोरिक होता है दोस्तों। इसके बाद में छोटी यानी आमाशय के बाद में कहा जाएगा छोटी आंत आ जाएगा। मैंने बताया था आपको छोटी आंत में है जो लीवर होता है, ये लीवर है, लीवर के बगल में पित्राशय, ये पित्राशय होता है दोस्तों। और जो मैंने बताया था छोटी आंत में है ये भी हो जाएगा आमाशय ग्रंथि। लीवर ग्रंथि बताई थी और एक कौन सी? आमाशय ग्रंथि हो जाएगी। अब मैंने जो छोटी आंत के भाग कौन से बताए थे? ग्रहणी, जेजुलम और इलियम हो जाएगा। बड़ी आंत के सीकम, कोलेन और एक्टम, एनस और ये गुदा हो जाएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, पाचन तंत्र है हमारा, उसकी कुल लंबाई कितनी होती है? ये पाचन तंत्र की कुल लंबाई हो जाएगी 9 मीटर या फिर 32 फीट। ठीक है, जबकि इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? छोटी हाथ हो जाएगा, जिसकी लंबाई 6 मीटर हो जाएगी दोस्तों, 6 मीटर। और चौड़ाई किसकी हो जाएगी? आमाशय की हो जाएगी, सबसे अधिक चौड़ाई है आमाशय की होगी।
ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब मैं एक एक को पढ़ता हूँ। आहारनाल क्या होती है? आहारनाल, आहारनाल है जो देख, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। मनुष्य के आहारनाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है या 32 फीट होती है। आहारनाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या फिर 32 फीट होती है, जिसकी शुरुआत है जो कहाँ से होती है? मुख से होती है और एनस गुदा तक होती है। मैंने आपको अभी बताया है ये क्वेश्चन। ये देखिए 9 मीटर हो गई, जिसकी शुरुआत मुख से हो गई और मुख गुहा तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या बताया था? छोटी आंत, जो 6 मीटर, जिसकी अजय लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय बताया था मैंने, आमाशय होता है। आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। आहारनाल की अजय लंबाई छोटी आंत होती है सबसे लंबी, जो कितनी? 6 मीटर होती है। और चौड़ा की कहिए तो क्या होता है? आमाशय होता है। अब मैं देखता हूँ मुख को। मुख क्या है? पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुख से। आहारनाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। पाचन, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को देखिए। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से हो गई, आहारनाल की शुरुआत मुख से हो गई। भोजन के पाचन करने की शुरुआत भी कहाँ से होती है? ये मुख से ही होती है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आएगा ना, आप स्टार लगा लीजिए इस पर। भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है भोजन की रासायनिक शुरुआत है जी। जैसे मैं लेता हूँ भोजन, भोजन में से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जैसे स्टार्च है, स्टार्च को है जो मैं माल्टोज में बदलूंगा ना, ये टाइलिन एंजाइम के द्वारा माल्टोज में बदला जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा? मुख गुहा में होगा दोस्तों। ठीक है, ये होगा मुख। अब देखता हूँ मैं मुख गुहा। मैंने कहा मुख गुहा के 3 भाग हैं, जीभ है, दांत है और लार ग्रंथि है। अब मैं जीभ को देखता हूँ सबसे पहले। किसको देखता हूँ दोस्तों? जीभ को देखता हूँ। जीभ, ये हमारी जीभ है दोस्तों। मैंने इसका डायग्राम बनाया, आपको समझ आ रहा हो तो। जीभ है ये, जीभ है ना। तो इस जीभ में ये 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं अग्रभाग है ना, ये मीठे का एहसास दिलाता है। ये अग्रभाग, अग्रभाग किसका एहसास दिलाएगा? मीठे, मीठी चीज़ों का एहसास दिलाता है। जबकि पश्च भाग है ना, पश्च बगल का भाग है, ये किसका? खट्टे का एहसास दिलाएगा, खट्टे का। ठीक है, और जबकि ये जो पश्च भाग है, पीछे का भाग है, ये पीछे का भाग कड़वे का एहसास दिलाएगा और बीच का भाग नमकीनी एहसास दिलाएगा। और इसमें छोटे छोटे ये तंतु होते हैं ना, छोटे छोटे अंकुरित होते हैं, इन्हें क्या पेम्पीला कहते हैं, जो 9000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। पेम्पीला या अंकुर कहते हैं, जो 9000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। और जो हमारी जीभ है, जिस भाग से जुड़ी होती है, हमारी जीभ है ना, वो जिस भाग से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? फेनुलम, फेनुलम कहते हैं दोस्तों, रेशेदार उत्तक। ये फेनुलम क्या कहते हैं? फेनुलम कहते हैं दोस्तों। अब हमारी जीभ का कार्य क्या क्या होता है ये देख लीजिए, है ना। हमारी जीभ का कार्य क्या क्या होते हैं, एक बार इन पे निगाह दौड़ाइए। जीभ के कार्य, जीभ का कार्य होता है स्वाद की जानकारी देना। जीभ का कार्य क्या होता है? स्वाद की जानकारी। स्वाद की जानकारी कहाँ से पता चलती है? जीभ से चलती है। सबसे अच्छा कार्य ये है जीभ का। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए सहायता करता है जीभ। शरीर में जो तापमान है ना, हमारा शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने का कार्य कौन करती है? जीभ करती है। और बोलने में सहायता कौन करती है? जीभ करती है। ठीक है, ये जीभ के कार्य हो गए। अब एक नोट है, विटामिन B12 की कमी से ग्लोसाइटिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा हो जाएगा? ग्लोसाइटिस रोग हो जाएगा। ग्लोसाइटिस नामक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से जीभ में जो सूजन आ जाता है, सूजन या छाले वगैरह हो जाते हैं ना, जो गलसे की तरह ये हो जाते हैं, तो वो विटामिन B12 की कमी से हो जाएंगे दोस्तों। ग्लोसाइटिस रोग हो जाएगा, जिसमें जो सूजन, जीभ में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। अब मैंने जीभ पढ़ लिया, अब मैं दांतों को देखता हूँ। दांतों का अध्ययन, इनमें दांतों को देखता हूँ। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ओडेंटोलॉजी कहलाता है। एक वयस्क व्यक्ति में है, जबड़े में है, कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं एक वयस्क व्यक्ति में है, जिसका निर्माण है ओसिन नामक प्रोटीन से होता है दोस्तों। किससे होता है? ओसिन नामक प्रोटीन से होता है। ठीक है, एक मनुष्य के जबड़े में 32 दांत होते हैं, जिनका निर्माण ओसिन नामक प्रोटीन से होता है। मनुष्य के दांत होते हैं, मनुष्य के दांत है जो भाई साहब 3 प्रकार के होते हैं। गर्तदंती यानी विषम दंती, और द्वार यानी दुबार दंती है जी, या डार्मोफोडेंट। अब इनमें से उपयुक्त सही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, गर्तदंती भी होते हैं, विषम दंती भी होते हैं और द्वार दंती भी होते हैं। एक एक को देखता हूँ मैं, कौन कौन से कैसे दांत होते हैं। मनुष्य के जबड़े में ऐसे 4 प्रकार के
ये देखिए, मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसीलिए इसे विषमदंती कहते हैं। विषमदंती कहते हैं, विषमदंती कहते हैं ना। 4 प्रकार के दांत होते हैं इस वजह से। कौन कौन से होते हैं ये देख लिए। सबसे आगे के जो दांत होते हैं उसे कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर हिंदी में कहते हैं कृतक, रदनक, अर्धचमणक और पश्चिम चमणक। जो लास्ट के दांत होते हैं उन्हें पश्चिम चमणक कहते हैं। आगे के दांत होते हैं उन्हें कृतक कहते हैं, फिर रदनक कहते हैं, अर्धचमणक कहते हैं, पश्चिम चमणक कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, 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 कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, आगे के दांत होते हैं ना वो इंसाइजर, ये रही, ये होते हैं 8 दांत होते हैं। ये दांत है जो इंसाइजर हो जाएंगे, फिर कैनाइन हो जाएंगे, फिर वो है जो प्रीमोलर हो जाएंगे, और फिर जिसके बाद में लास्ट में कौन से हो जाएंगे, मोलर हो जाएंगे, जिन्हें पश्चिम चमणक कहते हैं। पश्चिम चमणक कहते हैं दोस्तों। अब ठीक है, दांतों का जो सूत्र क्या होता है, दांतों का कार्य देखते हैं क्या क्या होता है। इंसाइजर दांत, इंसाइजर दांत है जो काटने का काम करते हैं। काटने का कार्य क्या करते हैं, इंसाइजर करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, चीड़ फाड़ का कार्य करते हैं। प्रीमोलर या अर्धचमणक कहते हैं। प्रीमोलर और मोलर है जो क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं दोस्तों। इंसाइजर, इंसाइजर क्या करते हैं, जो आगे के दांत होते हैं उनसे कहते हैं ये काटने का कार्य करते हैं। कैनाइन चीड़ फाड़ का कार्य करते हैं। प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मनुष्य के जबड़े में सबसे अंत में निकलने वाले दांत कौन से होते हैं, सबसे अंत में निकलने वाले दांत है जो देखिए ये दांत हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, मोलर दांत कहते हैं। उनसे क्या कहते हैं, मोलर या पश्चिम चमणक दांत कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंत में निकलने वाले दांत है जो, मनुष्य के अंत में निकलने वाले दांत है जो कौन से हो जाएंगे, मोलर दांत कहलाते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है, 21-23 21-23 21-23 अपॉन 21-23 है जी, ये सामान्य व्यक्ति का जो दंत सूत्र है दोस्तों। अब द्वारदंती दांत किसे कहते हैं, द्वारदंती, द्वारदंती क्यों बोला जाता है दांतों को, मनुष्य की जीभ में दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य के जीवन में दांत है जो कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्वारदंती दांत कहते हैं दोस्तों है जी। 20 अस्थायी या दूध के दांत होते हैं। 20 है जो दांत निकलते हैं ना शुरू में, वो अस्थायी या दूध के दांत होते हैं, है ना, इसीलिए इन्हें द्वारदंती दांत कहा जाता है। और 12 है जो स्थायी दांत निकलते हैं। हमारे जो बचपन में है जो दूध के दांत निकलते हैं ना, वो तो अस्थायी दांत होते हैं, और फिर जिसके बाद में वो टूट कर दूसरे दांत निकलते हैं 12, वो क्या होंगे, स्थायी दांत होंगे। इसीलिए सामान्य व्यक्ति में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, इसीलिए द्वारदंती दांत कहते हैं। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये एक नोट है। हाथी के ऊपर जबड़े के इंसाइजर दांत होते हैं। हाथी है ना, उसमें ऊपर की साइड जबड़े में कौन से दांत होते हैं दोस्तों, इंसाइजर दांत होते हैं। अब गर्ददंती क्यों बोला जाता है दांतों को, मनुष्य के दांत है जो मसूड़ों में धसे होते हैं, इसीलिए इन्हें गर्ददंती दांत कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, मनुष्य के दांत है जो कहाँ पर धसे होते हैं, हमारे जबड़ा है ना उसमें धसे होते हैं, इसीलिए गर्ददंती दांत बोला जाता है। अब दांत की संरचना देख लीजिए एक मेरा, यह दांत, ये क्या है, दांत है। दांत का सर्वाधिक भाग है जो डेंटाइन का बना होता है। एक क्वेश्चन ये आता है, दांत का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है, डेंटाइन का बना होता है। अब दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, वो इनेमल की होती है, इनेमल की होती है। ठीक है, अभी इनेमल की क्या होता है इसका कार्य, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। इनेमल मानव शरीर क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, और ये इनेमल है जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। 80 से 85%। जल की मात्रा 5% होती है, जल की मात्रा 5% होती है इनेमल में। ठीक है, और ये दांत है जो जिस है जो हमारे शरीर के भाग से जुड़ा होता है ना, उसे रुधिर कोशिकाएं कहते हैं, रुधिर कोशिकाओं से जुड़ा होता है। और दांत के अंदर एक छिद्र होता है ना, उसे मज्जा गुहा या पल्प गुहा कहते हैं। दांत के अंदर जो छिद्र होता है उसे है ना मज्जा गुहा या पल्प गुहा कहते हैं। ठीक है, दांत का सर्वाधिक भाग किससे बना होता है, डेंटाइन से बना होता है। दांत की उपली परत क्या होती है, एनिमल की होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये किससे, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए ये क्वेश्चन को देखिए, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर है जो दांत में फ्लोरोसिस रोग होता है। पानी में यदि फ्लोराइड की मात्रा अधिक है ना तो फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा दोस्तों। फ्लोरोसिस नामक रोग होता है जिसकी वजह से दांत है ना चितकबरे से दिखाई देते हैं। ठीक है, दांत कैसे दिखाई देते हैं, चितकबरे से।
ये क्वेश्चन को याद कर लेना आप, ये अच्छा है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। अब मैं लार ग्रंथि को देखता हूँ। लार ग्रंथि, मनुष्य की मुख गुहा में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, 3 जोड़ी क्या होती हैं? लार ग्रंथि होती हैं दोस्तों। लार ग्रंथि पाई गई है मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी। कौन कौन सी पाई गई है? पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सब लेग्यूलर। एक तो हो जाएगी पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और एक सब लेग्यूल। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि हो जाएगी लार ग्रंथि। मनुष्य की मुख गुहा में ऐसे 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई गई है। पैरोटिड पाई है, सब मैंडिबुलर और सब लेंग्यूल है ना। लार ग्रंथि पाई गई है 3 जोड़ी। इनमें क्या होता है? जिनसे प्रतिदिन है 1 से 1.5 लीटर है लार का स्रावण होता है। या मतलब 1 से 1.5 लीटर है लार का स्रावण होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। खाने के बाद है भाई साहब, खाने के बाद है पीएच मान बढ़ जाता है, 7.2 हो जाता है। लार का प्रारंभिक पीएच कितना होता है? 6.8 होता है और खाने के बाद 7.2 हो जाता है। इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय होती है। ठीक है, दुर्बल अम्लीय होती है लार में सर्वाधिक जल की मात्रा होती है। 99.5% लार में जल की मात्रा होती है, जबकि लार में 0.5% है 0.5% है क्या होता है? एंजाइम प्लस लवण होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं लार में? लार में होता है एक टाइलिन एंजाइम होता है, जो हमारे कार्य स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है टाइलिन की वजह से। टाइलिन है ना, टाइलिन एंजाइम होता है लार में, जो स्टार्च को टाइलिन एंजाइम की वजह से माल्टोज में बदल देता है। और एक लाइसोजाइम एंजाइम, लार में टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम कौन कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम होता है लार में। टाइलिन एंजाइम कार्य होता है स्टार्च को टाइलिन एंजाइम की मदद से माल्टोज में तोड़ता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखता हूँ मैं। आगे ये है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? मैंने ये बता दिया आपको, पैरोटिड होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो पैरोटिड होती है। अब मैं कुछ नोट हैं इसका देख लेता हूँ। कार्बो का है सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? मुख गुहा में होता है दोस्तों। भोजन पचाने की रासायनिक शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। भोजन, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसको देखिए ये क्वेश्चन को। मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन को क्या कहा जाता है? मुख गुहा से जब पाचन हो जाएगा तो भोजन आगे जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? वोलस या निवाला कहा जाता है। वोलस या निवाला के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। मुख गुहा के बाद जब भोजन है ग्रेसनी या ग्रेसिका में जाएगा ना, तो उसे वोलस या निवाला कहेंगे दोस्तों। आप है उसको भोजन नहीं कह सकते वोलस के नाम से। अब आ जाएगी ग्रेसनी या फिर ग्रेसिका आ जाएगी। अब मुख गुहा तो कंप्लीट हो गया, अब ग्रेसनी या ग्रेसिका आ जाएगी। ग्रेसनी व ग्रेसिका दोनों की जगह पर भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, न तो ग्रेसनी में होता है और न ही ग्रेसिका में जब भोजन का किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है दोस्तों। जो ठीक है, ग्रेसनी के अंदर 2 छिद्र पाए जाते हैं। हमने देखा होगा दोस्तों, तो ग्रेसनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं। जिन छिद्रों में भोजन जाता है उसे क्या कहते हैं? गलट कहते हैं। जिन छिद्रों में भोजन जाता है उसे क्या कहते हैं? गलट कहते हैं। और जिन छिद्रों में वायु जाती है उसे ग्लोटस कहते हैं, ग्लोटस। ठीक है, ग्रेसनी के अंदर 2 छिद्र होते हैं। जिस छिद्र में भोजन जाता है उसे गलट कहते हैं और जिस छिद्र में जो वायु जाती है उसे ग्लोटस कहा जाता है। ग्लोटस को ढके रखने वाली संरचना को एपिग्लोटस कहा जाता है। ग्लोटस या का मतलब जिस छिद्र में और हवा जा रही है ना, उसे ढके रखने वाली संरचना को एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस कहा जाता है या ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है एग्जाम में। जिस छिद्र से वायु जाती है उसे ग्लोटस कहते हैं। और ग्लोटस को ये देखो ना, ग्लोटस को ढकने वाली संरचना क्या कहलाती है? एपिग्लोटस कहलाती है। एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। एपिग्लोटस को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको। अब ये देखिए ग्रीसिका है ना, इसकी ग्रीसिका की दीवारों में कर्मानुकुंचन गति होती है। कर्मानुकुंचन क्या होती है दोस्तों? गति होती है।
जिसे पेरिस्टाइलिस कहते हैं। कर्मानुकुंचन की गति होती है ग्रीसी, ग्रीसिका में जो कर्मानुकुंचन की क्या होती है दोस्तों, गति होती है। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे इसको, कर्मानुकुंचन की गति को। ठीक है, ग्रीसिका में कर्मानुकुंचन की गति होती है, जिसकी वजह से भोजन को आमाशय में भेजती है ना। अब देख लिए ये हो जाएगा दोस्तों। मैंने कहा जिस ये दो छिद्र हो जाएंगे। मैंने कहा अभी कहा है ना, मैंने बताया है आपको ग्लूटस। ये देखिए ग्लूटस, ये है ग्रेसिनी का के दो भाग हो गए, ये हो गए एक भाग और एक भाग ये हो गया है ना। आप देखिए एक इस चित्र को ध्यान से देखिए, एक भाग ये रहा है, एक भाग ये रहा है ना। अब जिस छिद्र में और भोजन जाएगा उसे क्या कहेंगे, ग्लूटस कहेंगे। और जिस छिद्र में और हवा जा रही है ना, वायु जा रही है, उसे ग्लूटस कहेंगे। और अजय जिस छिद्र में और भोजन जा रहा है, भोजन इसमें होके जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, गलट कहते हैं। और इसको ढकने का कार्य, जो ये ढक रहा है ना, उसको एज एपीग्लोटस कहते हैं। एपीग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और एज ग्रेसनी और ग्रीसिका है ना, मुख गुहा के बाद एज भोजन को किस नाम से जाना जाएगा, वॉलस के नाम से जाना जाएगा। और ग्रीस है ना, ग्रीसिका में एज कर्मानुकुंचन की गति होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मैं आगे देखता हूँ। मैं देखता हूँ आमाशय। आमाशय क्या है? आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है मैंने। आमाशय को किसमें 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक बार उन पर भी नज़र दौड़ाइए। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कार्डियम हो जाएगा एक तो, कार्डियम हो जाएगा, कार्डियम फेड्रिक, कार्डियक हो जाएगा, फेड्रिक हो जाएगा और पाइलोरिक हो जाएगा। आमाशय के 3 भाग कौन से हो जाएंगे, कार्डियक, फेड्रिक और पाइलोरिक हो जाएंगे। 3 भाग हो जाएंगे दोस्तों। आमाशय का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय। आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, आमाशय होता है दोस्तों, आहारनाल का। आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है दोस्तों। आमाशय के अंदर है जो भोजन 3 से 4 घंटे तक क्या करता है, ठहरता है दोस्तों, है जो आमाशय के अंदर भोजन। आमाशय का आकार है जो जे की तरह होता है। ये देखिए जे की तरह है आमाशय का आकार। आमाशय का आकार कैसा होता है, जे की तरह होता है दोस्तों। मैं आमाशय देखता हूँ, ये है आमाशय दोस्तों। इसको गौर से देख लीजिए आप एक बार। आमाशय ये है, ये आमाशय बना हुआ है, ये आमाशय जे की तरह। इसमें क्या है, ये परत है ना, ये परत है जिसमें श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं। ये श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं और आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, है ना। आमाशय के अंदर, आमाशय के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, छोटी आंत में जाएंगे। तो मैं आमाशय को पढ़ लेता हूँ। आमाशय के अंदर है जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि, जठर रस, जिसे जठर रस कहते हैं, या ग्रेस्टिक जूस कहते हैं। आमाशय के अंदर क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है, जिसे जठर रस या ग्रेस्टिक जूस कहते हैं। अब जठर रस है जो प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जठर निकलता है। प्रतिदिन कितना निकलता है, 2 से 3 लीटर निकलता है। इसका पीएच मान 1 से 3.5 के बीच होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रबल अम्लीय होती है। आमाशय की प्रकृति कैसी होती है, प्रबल अम्लीय होती है। अब जठर ग्रंथि है ना, जठर ग्रंथि, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, HCl रेनिन एंजाइम, HCl रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, जठर लाइपेज, HCl रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और जठर लाइपेज, ये पाए जाएंगे दोस्तों आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर है जी कौन कौन से एंजाइम होंगे, HCl होगा, रेनिन एंजाइम होगा, पेप्सिन होगा और जठर लाइपेज होंगे दोस्तों। अब मैं एक एक को देखता हूँ। अब HCl का नाम देखिए, पूरा नाम पहला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नमक का तेजाब कहते हैं HCl को। ये जलाने का कार्य करता है दोस्तों। ये तो हमारे शरीर में होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का तेजाब, इनके क्या काम है देखते हैं। HCl का स्रावण आमाशय में स्थित विशेष प्रकार की अजय कोशिकाओं से होता है। किससे होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है HCl का हमारे शरीर में, जिन्हें पैराइटल या फिर क्या है, ऑक्सीटियल कोशिका कहा जाता है। HCl का हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। HCl का स्रावण है जो हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिसे पैराइटल या फिर ऑक्सीटियल कोशिका कहा जाता है। पैराइटल या फिर ऑक्सीटियल कोशिका, पैराइटल या ऑक्सीटियल कोशिकाओं से क्या निकलता है, आमाशय का स्रावण होता है।
HCl आमाशय के अंदर भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है, भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन में से क्या बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य क्या करता है, HCl करता है। सड़ने से बचाता है, भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और देखिए HCl के क्या कार्य हो जाएंगे। HCl के कार्य हो जाएगा, HCl आमाशय के अंदर टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय बना देता है। टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करके भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है। भोजन प्रकृति कैसे बना देता है, अम्लीय बना देता है। HCl भोजन के अंदर टाइलिन एंजाइम के प्रभाव को, किसके एंजाइम के प्रभाव को, टाइलिन एंजाइम के प्रभाव को, क्या टाइलिन एंजाइम के प्रभाव को निष्क्रिय बना देता है और भोजन की प्रकृति को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। और टाइलिन निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का काम भी करता है। टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय बनाने का काम भी सक्रिय करता है। एक बार वापस देख लीजिए, HCl आमाशय के अंदर टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करके भोजन की प्रकृति को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। HCl आमाशय के अंदर टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करके भोजन की प्रकृति को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। और टाइलिन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाने का काम करता है। टाइलिन है जो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाने क्या करता है, काम करता है दोस्तों। अब आगे देखता हूँ मैं, फिर हो गया HCl। इसके बाद में रेनिन एंजाइम आ जाएगा आमाशय के अंदर। रेनिन एंजाइम केवल है जो बच्चों में स्रावित होता है। रेनिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाएगा, केवल बच्चों में स्रावित होता है। रेनिन एंजाइम के कार्य क्या होते हैं। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित है जो कैसीन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ने का कार्य करता है। दूध में जो कैसीन नामक प्रोटीन होती है ना, दूध में कैसी प्रोटीन पाई जाएगी, कैसीन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ने का कार्य कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। रेनिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाएगा, बच्चों में पाया जाएगा। रेनिन प्रोटीन की वजह से ही दूध सफ़ेद दिखाई देता है, यानी कैसीन प्रोटीन की वजह से दोस्तों, कैसीन प्रोटीन की वजह से दूध है जो क्या दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। कैसीन प्रोटीन की वजह से दूध में है जी दूध कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। गाय के दूध का पीलापन है जी कौन सा वर्णक के कारण होता है, बताइए। एक क्वेश्चन ये भी है, गाय के दूध का पीलापन है जो कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण होता है, कैरोटीन वर्णक की वजह से दिखाई देता है। कैरोटीन की वजह से ही गाजर भी लाल होती है। कैरोटीन की वजह से ही गाजर भी लाल होती है। जबकि गाय के दूध में पीलापन है जो किसकी वजह से दिखाई देता है, कैरोटीन वर्णक की वजह से। और कैरोटीन वर्णक की वजह से गाजर का रंग भी लाल दिखाई देता है दोस्तों। ये हो जाएगा रेनिन एंजाइम। अब आ जाओ पेप्सिन एंजाइम पर। पेप्सिन एंजाइम ये एंजाइम है जो प्रोटीन को है जे पेप्टोन प्लस है जे पोंटीएज में तोड़ने का कार्य करता है। यह एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पोंटीएज में तोड़ने का कार्य करता है। पेप्टिन एंजाइम किसको, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। जैसे ये है प्रोटीन, इसको पेप्टोज प्लस है जे पोंट्रीएज में तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। फिर जठर लाइपेज इसको देख लीजिए। ये एंजाइम आमाशय के अंदर वसा के पाचन की शुरुआत करता है। जठर लाइपेज है जो क्या करता है, जठर लाइपेज वसा के अंदर है जो वसा के पाचन की शुरुआत करता है। अब मैंने ये आपको बताया था उसी टाइम, श्लेष्म कोशिकाएं आमाशय की दीवारों पर है, श्लेष्म कोशिकाओं का आवरण होता है। मैंने बताया था कि है ना आमाशय जे की तरह होता है और इसकी कोशिका है ना इसके चारों ओर। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि इसकी कोशिका है ना इसके चारों ओर श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती हैं दोस्तों जी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया था पहले। अब देखिए श्लेष्म कोशिकाएं होगी आमाशय की दीवारों पर है जो श्लेष्म कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। ये श्लेष्म कोशिकाएं आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक से बचाने के लिए कार्य करती हैं। क्या करती हैं, कार्य करती हैं दोस्तों। अब आगे देखिए आप, अब इसको भी देख लेते हैं थोड़ी सी। आमाशय में भोजन का सामान्य पाचन होता है। आमाशय में क्या होता है, भोजन का क्या होता है, सामान्य पाचन होता है दोस्तों। है भोजन का जो सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है 3 से 4 घंटे तक। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है। ये देख लीजिए भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है।
वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय से होती है। वसा के पाचन की शुरुआत आमाशय से होती है। प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन है जो कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। ये 3 फैक्ट नहीं, इनको याद रखना। आमाशय में भोजन का सामान्य पाचन होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। और वसा की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय से होती है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में और वसा के पाचन भी है जो कहाँ पर? आमाशय में होता है। आमाशय में पाचन के बाद है जो भोजन को है कायम के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कायम आमाशय के बाद है जो भोजन को कायम के नाम से जाना जाता है। और गुहा के बाद भोजन को किसके नाम से जाना गया था? वहाँ पर वोलस के नाम से। अब आमाशय से आगे भोजन जाएगा ना, उसको कायम कहा जाएगा। अब मैं छोटी आंत को देखता हूँ। छोटी आंत आरनाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगी। आरनाल का सबसे लंबा भाग कौन सी हो जाएगी? छोटी आंत हो जाएगी दोस्तों। छोटी आंत के जो 3 भाग हो जाएंगे, ग्रहणी, जेजुलम और इलियम। ग्रहणी, जेजुलम और इलियम हो जाएंगे। अब ग्रहणी है, इसको है जो डूडोनियम भी कहते हैं। ग्रहणी को क्या कहते हैं? डूडोनियम भी कहते हैं। इसके अंदर लीवर और अग्न्याशय ग्रंथि होती है। लीवर और अग्न्याशय ग्रंथि। लीवर को यकृत और जिगर भी कहते हैं। और पैंकियाज ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। अब मैं ना लीवर को देखता हूँ पहले। लीवर क्या है हमारे शरीर में? लीवर का कार्य क्या होता है? यह है लीवर। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपोटोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी कहलाता है लीवर का अध्ययन हमारे शरीर में। ठीक है, लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लीवर। लीवर जिसे यकृत भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। ये क्वेश्चन लीवर से संबंधित नहीं है, पर एक फैक्ट है, उसको याद रखना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक है, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे देखता हूँ। आगे ये है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर ही होती है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। ठीक है, ये हो गया लीवर से संबंधित है। एक मिनट, लीवर से अब पित्ररस। अब देखता हूँ मैं पित्ररस है। लीवर के पास से निकलता है पित्ररस भी है, जब मैं बताऊंगा कैसे निकलता है पित्ररस है। ये देखिए पित्ररस के देखते हैं। छोटी आंत है ना, छोटी आंत में से जाएंगे अपन ग्रहणी, जिसे डूडोनियम भी कहते हैं। डूडोनियम भी कहते हैं। ग्रहणी क्या कहते हैं? डूडोनियम। ग्रहणी के डूडोनियम में जाएंगे। फिर ग्रहणी के बाद में एज लीवर में जाएंगे। लीवर से एज क्या निकलेगा? लीवर से पित्ररस का स्रावण होता है। लीवर से क्या होता है? पित्ररस का स्रावण होता है ना। पित्ररस से जाकर अजय संग्रहित हो जाता है। संग्रहित यानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, पित्ररस है जी। ठीक है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है पित्ररस का है जी। ठीक है, प्रकृति क्षारीय होती है। वर्णक है जी, कौन कौन से वर्णक पाए जाएंगे पित्ररस में? ये देख लीजिए, वैल्यूरुबिन वर्णक हो जाएगा। और एक तो ये दोस्तों है जी विलुरुबिन वर्णक, और है जी विलुबर्डिन वर्णक है जी। ये पित्ररस से है जी, इसके वर्णक हो जाएंगे पित्ररस के है जी। ठीक है, पित्ररस में जाकर है जी संग्रहित हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा। पित्ररस है जी कहाँ का? पित्ररस है जी, पित्ररस में जाकर है जी क्या हो जाएगा? संग्रहित हो जाएगा। 7.5 से 8.5 तक इसका पीएच होता है। वैल्यूरुबिन वर्णक होता है इसका, और एक है जी वैल्यूबर्डिन वर्णक पाया जाता है इसमें है जी। ठीक है दोस्तों है जी, वैल्यूरुबिन वर्णक की वजह से क्या होता है? जब ब्लड में इस वर्णक की मात्रा बढ़ती है, वैल्यूरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ती है, तो शरीर में पीलापन पड़ने लगता है। जब इस ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती है तो शरीर में एज पीलापन पड़ने लगता है, जिसे पीलिया रोग, जॉन्डिस रोग या हेपेटाइटिस कहते हैं। पीलिया, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग हो जाता है जब ब्लड में इस वर्णक की यानी वैल्यूरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में पीलिया रोग हो जाता है। आपने देखा होगा पीला सा आदमी हो जाएगा। पीलिया, जॉन्डिस, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं और हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये वायरस जनित रोग होता है। अब देख लिए पित्ररस है जो पित्ररस है जो वर्षा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में। पित्ररस का कार्य क्या होता है? पित्ररस है जो वसा है ना, वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है पित्ररस, जिसे पायसीकृत वसा या फिर एम्लीकृत वसा कहते हैं। एम्लीकृत या पायसीकृत वसा
पित्तरस है ना, जो वसा की गोली आती है ना, जो बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है, पित्तरस है जी। वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है, जिसे पायसीकृत वसा या इम्लीकृत वसा कहा जाता है। जैसे कि हैं बड़ी गोलियां हैं, इनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य कौन करेगा? ये करेगा, पित्तरस करेगा, जिसे पायसीकृत वसा या इम्लीकृत वसा कहते हैं। आगे देखिए आप, अब देखता हूँ मैं लीवर के कार्य क्या होते हैं। लीवर के कार्य होते हैं भाई साहब, लीवर के कार्य होते हैं। लीवर, मानव शरीर के अंदर विटामिन ए का निर्माण लीवर में होता है। मानव शरीर के अंदर विटामिन ए का निर्माण है जो कहाँ पर होता है? लीवर में होता है दोस्तों। है जी ए बी ई के और B12 का, इन विटामिनों को संचित करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। मानव शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। विटामिन ए का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। और मानव शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण है जी लीवर में होता है। मानव शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण है, यानी यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। इसीलिए लीवर को क्या कहा जाता है? यानी मानव शरीर की प्रयोगशाला या फिर रासायनिक शाला कहा जाता है। लीवर को जो क्या कहा जाता है? मानव शरीर की प्रयोगशाला या फिर रासायनिक शाला कहा जाता है। इसीलिए लीवर क्या कहा जाता है? मानव शरीर की प्रयोगशाला या रासायनिक शाला कहा जाता है। अब यूरिया का निर्माण लीवर में हो रहा है और विटामिन ए का निर्माण भी है जो लीवर में ही हो रहा है। अब यूरिया का सूत्र क्या है, इसको देखिए। यूरिया का सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। यूरिया का सूत्र क्या हो जाएगा? NH2CONH2। ये यूरिया है जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है, जिसे प्रयोगशाला में जो तैयार किया गया था। यूरिया में जो प्रथम क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जिसे सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक 1828 में वॉलर के द्वारा जो किया गया था। 1828 में जो वॉलर के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कहाँ पर? प्रयोगशाला में किया गया था। और भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? भ्रूणावस्था में, या का मतलब बचपन में है जो बच्चों में RBC का निर्माण होगा लीवर में होता है। लीवर में कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। लीवर में स्थित है जो कुप्पर कोशिकाएं मृत RBC का भक्षण करने का कार्य करती हैं। लीवर में स्थित है जो कुप्पर कोशिकाएं भक्षण करने का कार्य करती हैं। लीवर में है जो स्थित है जो कुप्पर कोशिकाएं भक्षण करने क्या करती हैं? कार्य करती हैं। और लीवर में सर्वाधिक है जो पुनरुद्र भवन की क्षमता पाई जाती है। एक मतलब पुनः अंगों का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में ही होता है दोस्तों। पुनरुद्र भवन की क्षमता कहाँ पर पाई जाएगी? लीवर में पाई जाएगी, लीवर में ही पाई जाती है। लीवर में सर्वाधिक पुनरुद्र भवन की क्षमता पाई जाएगी। एक मतलब अंगों का जो पुनः निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में ही होता है। लीवर में ही होता है। अब लीवर में ही होता है ना, तो अब देख लीजिए, आगे देखते हैं। ब्लड में जो नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 80 से 100 ग्राम में होती है। ब्लड में जो नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 80 से 100 ग्राम होती है। और जबकि है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है? देखिए, यानी ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है। और है जो भाई साहब ग्लूकोज को है जो ग्लाइकोजन में है जो तोड़ने का कार्य कौन करता है? ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में तोड़ने का कार्य ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ने का कार्य करता है ग्लाइकोजेनेसिस। और फिर ग्लाइकोजन को तोड़ने का कार्य ग्लूकोज में कौन करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये जीव जंतुओं का ये संचित भोजन कहा जाता है। जीव जंतुओं का संचित भोजन कौन सा होता है? ग्लाइकोजन ये है ना, ग्लाइकोजन जीव जंतुओं क्या होता है? संचित भोजन होता है दोस्तों। ग्लाइकोजन है जीव जंतुओं क्या होता है? संचित भोजन होता है। लीवर में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लीवर में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम है नहीं होता है। लीवर में किसी भी प्रकार का एंजाइम स्रावित नहीं होता है दोस्तों। लीवर में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है। अब मैं लीवर के बाद में थोड़ा सा मैं एंजाइम को देख लेता हूँ। एंजाइम ये है ना, एंजाइम की खोज किसने की थी? जाइमेज ने की थी। जाइमेज ने, हाँ, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? जाइमेज था दोस्तों। सर्वप्रथम जाइमेज एंजाइम था खोजा गया जी, जाइमेज। और इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड बुकनर ने की थी। ये एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, है ना भाई साहब। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि एक क्वेश्चन ये भी था, इसको भी देख लेता हूँ मैं।
हार्मोन, सर्वप्रथम हार्मोन की खोज किसने की थी? सिक्रेटिन। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन था दोस्तों। इसका शब्द है जी यानी स्टारलीग ने दिया था, स्टारलीग ने। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल, पॉली पॉलीपेप्टाइड, अमीनो अम्ल बने होते हैं हार्मोन के। हार्मोन के बने होते हैं। हार्मोन और एंजाइम देख लिए मैंने। अब मैं देखता हूँ अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पेंकियाज ग्रंथि भी कहते हैं। लीवर के बाद मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? लीवर हो जाएगी। लीवर के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी, जिसका भार लगभग 85 ग्राम का होता है अग्नाशय ग्रंथि का। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि है जो अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इस ग्रंथि से एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का स्रावन होता है। अब मैंने बता दिया अभी, एंजाइम है जो प्रोटीन के बने होते हैं, और हार्मोन वसा, प्रोटीन, वसा, अम्ल सबके बने होते हैं हार्मोन। मैंने बता दिया। अब है जी अग्नाशय ग्रंथि कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इस ग्रंथि में एंजाइम प्लस प्रोटीन दोनों स्रावन होता है, इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहा है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जिसमें हार्मोन होता हो, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये सभी टीएज ग्रंथि कैसी हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जिनमें क्या है? हार्मोन है केवल। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथियों की, जिनमें हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि में हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है, पैराथायराइड में होता है, थाइमस में होता है, एड्रिनल ग्रंथि है ना, इसमें क्या होता है? हार्मोन होता है। और बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जिसमें केवल एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, उन्हें कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे लार है, लार ग्रंथि है, अस्वी ग्रंथि है, और लीवर। लार और लीवर है ना, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है इसमें, है ना। जबकि लीवर में एक ये अपवाद है दोस्तों, है जो लीवर है जो क्या है? अपवाद है। लीवर में है जो क्या नहीं होता है? कोई भी एंजाइम नहीं होता है दोस्तों। लीवर में क्या नहीं होता है? कोई भी एंजाइम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। लीवर में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, जबकि लार में और अश्विनी ग्रंथि में होता है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? जिसमें एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों होते हो, जैसे आमाशय ग्रंथि है ना, ये है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण। आमाशय ग्रंथि ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। आमाशय ग्रंथि हो गई। अब जिसके बाद में मैं आगे देखता हूँ, आगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में है जी लैंगरहंस दीप कोशिकाओं का एक समूह होता है। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है? लैंगरहंस दीप कोशिकाओं का एक क्या होता है? समूह होता है दोस्तों। लैंगरहंस दीप कोशिकाओं का एक क्या होता है? समूह होता है दोस्तों। लैंगरहंस दीप कोशिकाओं का समूह क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि में होता है। जैसे ये अग्नाशय ग्रंथि है, तो इसका ये पूरा समूह है जो क्या है? लैंगरहंस दीप कोशिकाओं का समूह है। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहंस दीप कोशिकाओं का समूह है इसमें, ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा है जो, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं उनको भी देख लीजिए, है ना। ल्यूकाग्रॉन हार्मोन होता है, ल्यूकाग्रॉन हार्मोन होता है एक तो अल्फा में, और जबकि है जो बीटा में इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। और जबकि गामा में क्या होता है? गामा में होता है सोमेस्टोस्टेनिन होता है दोस्तों। गामा में जो कौन सा हार्मोन होता है? गामा में सोमेस्टोस्टेनिन होता है। जबकि अल्फा में होता है ल्यूकाग्रॉन होता है। बीटा में कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। अब एक चीज़ को ध्यान रखना, ये बीटा है ना, इसमें कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी और अधिकता से क्या क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से है जो मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से। और अधिकता से है ना, शुगर की मात्रा अधिकता से हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया अधिकता से है। इंसुलिन की कमी से है जो मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है। डायबिटीज़ रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। और अधिकता से कौन सा हो जाएगा? अधिकता से यही रोग हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। और है कौन सा कमी से कौन सा हो जाएगा? मधुमेह डायबिटीज़ रोग ही
इंसुलिन की कमी होगी इधर तो, और इधर है जी ब्लड में है जी शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन की जैसे ही कमी होगी तो ब्लड में क्या शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि निकलने वाले स्रावण है जी एंजाइम कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले स्राव क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि के स्रावण से। अब मैं देखता हूँ आगे। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसका pH 7% होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय रस से है जी, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं ये और देख लीजिए। लाइपेज एंजाइम होता है एक तो, एक ट्रैप्सिन एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम, ट्रैप्सिन एंजाइम, काइमोट्रैप्सिन और इमाइलेज एंजाइम होता है। लाइकोपेज अग्नाशय रस है ना, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं दोस्तों, पूर्ण पाचक रस। अब इससे कुछ एंजाइम निकलेंगे, लाइपेज एंजाइम, ट्रैप्सिन एंजाइम है ना, काइमोट्रैप्सिन एंजाइम और इमाइलेज एंजाइम। अब देख लीजिए इनके कार्य क्या होते हैं। लाइपेज एंजाइम से वसा का पाचन होता है, ट्रैप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है, और काइमोप्टिन एंजाइम का क्या पता, इसको छोड़ दो, काइमोप्टिन एंजाइम को छोड़ दो, और इमाइलेज एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लाइपेज से अजय क्या होता है, वसा का पाचन होता है। लाइपेज से वसा का पाचन होता है। ट्रोप्टीन है ना प्रोटीन का पाचन, और इमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमें देख लेते हैं इनका पाचन कैसे कैसे होता है, ये देख लीजिए। ये जैसे वसा है, मैंने कहा वसा का पाचन है जी, वसा का पाचन जैसे गीतेल है, गीतेल में क्या पाई जाएगी, वसा पाई जाएगी। वसा है जी जठर लाइपेज के कारण है जी, इसके कारण जठर लाइपेज के कारण होता है दोस्तों, है जठर लाइपेज के कारण होता है दोस्तों है पाचन, है ना। जठर लाइपेज के कारण पाचन ग्रंथि की शुरुआत होती है यहाँ से, और बड़े बड़े अणुओं को जब तोड़ता है। लीवर के पित्त रस है, जो पित्त रस क्या है, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, पाइसीकृत है जो कहते हैं, या इमलीसीकृत, पाइसीकृत या इमलीसीकृत कहते हैं। लाइपेज एंजाइम के कारण होता है ये। और जब क्या हो जाएगा, वसा की मूल इकाई क्या हो जाएगी, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल कहलाएगी। जब इसका अवशेष है जो कहाँ पर जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के कहाँ पर जाएगा, इलियम में जाएगा, इलियम के कहाँ पर जाएगा, रस कुंवर में जाएगा। और इससे अजय हमें क्या ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा देता है, फिर ठीक है, ऊर्जा देता है, ब्लड के अंदर अजय कोशिकाओं में चला जाएगा, फिर ब्लड के अंदर कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, जैसे सोयाबीन और दाल है, ये प्रोटीन है, अमाशय के अजय पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, अमाशय के क्या, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किस में तोड़ेगा, प्रोप्टॉन प्लस है जी पॉन्ट्रीएज में तोड़ देगा, ठीक है। फिर अग्नाशय ग्रंथि है जी ट्रैप्सिन एंजाइम में चली जाएगी, ये ट्रैप्सिन एंजाइम को तोड़ देगी अमीनो अम्लों में। जो प्रोटीन का है जी मूल इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। फिर इसका अवशेष कहाँ पर चलाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा, छोटी आंत के इलियम में चला जाएगा, इलियम के जी रसाकूर में चला जाएगा, फिर ब्लड के द्वारा कोशिकाओं में चला जाएगा, जिसका शरीर का निर्माण क्या होता है, मरम्मत होती है शरीर के निर्माण में जी, किससे, प्रोटीन की वजह से। ये हो गया। फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन है किससे होता है, इमाइलेज एंजाइम से होता है ना। कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में तोड़ देगा, ठीक है। जैसे गेहूं और चावल है जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टेज में तोड़ देगा, इमाइलेज। फिर है ना, इमाइलेज एंजाइम है जो भाई साहब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा, जिसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है। फिर इसका अवशेष कहाँ पर चला जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत के कहाँ पर, इलियम में, रस वहाँ में, ब्लड के द्वारा कोशिकाओं में, और फिर इससे क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब ये इनको और देख लेते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में है जो कहाँ पर होता है, ग्रहणी में होता है, छोटी आंत के ग्रहणी में हो जाएगा। भोजन का सर्वाधिक पाचन है जो कहाँ पर हो जा, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी में होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण है जी भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है, इलियम में होता है। इलियम के अंदर भोजन को अवशोषित करने का कार्य रस कुंवर करता है इलियम के अंदर। इलियम कहाँ पर, छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है। छोटी आंत में पाचन के बाद भोजन को कायम कहा जाता है, और है ना, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। छोटी आंत में भोजन को कायम कहा जाता है, ठीक है। अब कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है पाचन को, ये देख लीजिए। मुखगुआ में वोलस, अमाशय में है काइम, और छोटी आंत में काइल कहते हैं, छोटी आंत में काइल। ये गलत है दोस्तों, ये काइल है, ले काइल।
ठीक है। कायम तो है जो आमाशय में कहा जाता है। अब देख लीजिए बड़ी आंत। अब बड़ी आंत क्या, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत का कार्य क्या होती है, भोजन में से जल को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत करती है भोजन में से जल को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है, बड़ी आंत कर देती है। बड़ी आंत के क्या भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलेन और रेक्टम। सीकम, कोलेन और रेक्टम बड़ी आंत के ये भाग हो जाएंगे। सीकम क्या हो जाए, जानवर में सक्रिय रहता है, ये जानवर में सक्रिय होता है, जबकि मनुष्यों में ये सीकम की कोई वो नहीं होता है, ये निष्क्रिय होता है मनुष्यों में। जब भी तो जानवर में सक्रिय होने के कारण सेल्यूलोज का पाचन करता है, ये सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है, सीकम करता है। और कोलेन है जो जल का अवशोषण करता है, B12 का भी अवशोषण करता है, कोलेन है जो जल का अवशोषण और B12 का क्या करता है, अवशोषण करता है। और रेक्टम का कार्य क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं, यानी रेक्टम में क्या भरे रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं। रेक्टम में क्या भरे रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं रेक्टम में, जिसे इंडोल व स्केटोल की वजह से गंध आती है। अपशिष्ट पदार्थ भरे कहाँ पर रहते हैं, रेक्टम में। रेक्टम में है अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं, जिनमें है इंडोल और स्केटोल की वजह से गंध आती है। ठीक है, एनस गुदा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ त्याग दिए जाते हैं दोस्तों। अब मैं एक चीज़ और देख ले, जब ये बड़ी आंत है ना, इसमें ये है ना, इसमें वर्मी फार्म एफिंडेक्स जोड़ा होता है, वर्मी फार्म एफिंडेक्स जुड़ा होता है बड़ी आंत से है, ठीक है। और ये एक अवशेषी अंग होता है, अवशेषी अंग जो कोई काम नहीं आता है। वर्मी फार्म अफिंडेक्स से जुड़ा होता है, जो एक अवशेषी अंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का पाचन तंत्र पूरी क्लास। अब आगे देखते हैं, अगली वीडियो लेकर आएंगे। आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। थैंक यू।